हेलो दोस्तों, स्टडी फॉर स्टूडेंट्स में आपका स्वागत है। आज हम लोग एसपीडी साइंस का सेकेंड डेज का टास्क पूरा करेंगे। डेली हम आप लोगों के बीच एसपीडी साइंस, एसपीडी जीके, लुसेंट साइंस, करंट अफेयर्स, इसका अलग अलग टॉपिक पर अलग अलग वीडियो डालते हैं, उसे आप देख सकते हैं डेली। चलिए हम लोग क्वेश्चन पढ़ाते हैं। जर्मन सिल्वर के घटक हैं। जर्मन सिल्वर तांबा, निकेल और क्रोमियम से मिलकर बना होता है। जर्मन सिल्वर तांबा, निकेल और क्रोमियम का बना होता है। सल्फर डाइऑक्साइड एक उदाहरण है अम्लीय ऑक्साइड का। सल्फर डाइऑक्साइड एक उदाहरण है अम्लीय ऑक्साइड का। जो भी अम्लीय होगा वह H+ आयन देती है, उसे अम्लीय कहा जाता है। ठोस से सीधे वाष्प में बदलने वाली प्रक्रिया को किस रूप में जाना जाता है? ऊर्ध्वपातन। ठोस से सीधे वाष्प में बदलने वाली प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? ऊर्ध्वपातन। जैसे कर्पूर, नेफ्थलीन, ये सब ठोस से डायरेक्ट वाष्प बनती है, याद रखना है, कभी कभी एग्जाम्पल में पूछता है। एक हॉल में ध्वनि की प्रतिध्वनि निरंतर होने के क्या कारण है? परावर्तन। परावर्तन के कारण ध्वनि प्रतिध्वनि के रूप में गूंजती है, तो यह परावर्तन के कारण है। एक हॉल में ध्वनि की प्रतिध्वनि निरंतर होने के क्या कारण है? परावर्तन। 3 प्राथमिक रंग क्या है? लाल, हरा, नीला। 3 प्राथमिक रंग लाल, हरा, नीला है। इसी से सवाल एक और पूछता है कि टेलीविज़न में किस रंग का इस्तेमाल किया जाता है? तो लाल, हरा, नीला का। ये प्राथमिक रंग हुआ। और द्वितीयक रंग होता है मैजेंटा, पीला और पिकॉक नीला। द्वितीयक रंग में मैजेंटा, पीला और पिकॉक नीला होता है। तो लाल और हरा को मिला के पीला बनता है। लाल और हरा मिलके पीला बनता है, और हरा और नीला मिलके पिकॉक नीला बनता है, और नीला और लाल मिलके मैजेंटा बनता है। याद रखना है, लाल और हरा पीला बनेगा, और लाल हरा और नीला मिलके पिकॉक नीला, और नीला और लाल मिलके मैजेंटा। और जब भी प्राथमिक रंग और द्वितीयक रंग को मिलाएंगे तो सफ़ेद रंग बनता है। जैसे हमारा प्राथमिक रंग हो गया नीला, द्वितीयक यदि मैजेंटा के साथ मिलाएंगे तो क्या बनेगा? सफ़ेद बनेगा। हमारा प्राथमिक है हरा, हरा को यदि हम पिकॉक नीला से मिलाएंगे तो क्या सा बनेगा? सफ़ेद बनेगा। और यदि लाल को हम किसी भी द्वितीयक रंग से मिलाते हैं, या तो मैजेंटा से, या पिकॉक नीला से, या पीला से, तो हमारा सफ़ेद बनेगा। कुल मिलाकर यही है, जो प्राथमिक रंग और द्वितीयक रंग को मिलाएंगे तो हमारा सफ़ेद बनेगा। और इसमें एक तथ्य और भी है कि किस प्रकाश में कैसा दिखता है वस्तु, किस रंग का। तो इसमें एक चीज़ ध्यान रखना हम लोग को, यदि हम नीले वस्तु को उसी रंग में देखेंगे, जैसे नीला वस्तु है, नीला ही प्रकाश में देखते हैं तो हमें वस्तु नीला ही दिखाई देगा। जैसे हरा है तो हरा ही रंग में देखेंगे तो हमारा वस्तु हरा ही दिखाई देगा। और लाल वस्तु है और लाल प्रकाश भी है तो लाल ही दिखाई देगा। और किसी भी रंग के वस्तु को हम सफ़ेद प्रकाश में देखेंगे तो उसका रंग वही रहेगा। जैसे लाल वस्तु को यदि श्वेत प्रकाश में देखते हैं तो लाल ही दिखेगा। हरा को यदि श्वेत प्रकाश में देखें तो हरा ही दिखेगा। पीला को श्वेत में दिखेंगे तो पीला ही दिखेगा। उसके बाद तीसरी बात ये ध्यान रखना है, जो यदि हम किसी वस्तु को किसी अलग रंग में के प्रकाश में देखेंगे तो वह काला दिखेगा। जैसे यदि हम लाल वस्तु को हरे प्रकाश में देखेंगे तो काला दिखेगा, यानी यहाँ लाल और हरा का कॉम्बिनेशन है तो काला ही होगा। सफ़ेद और स्वयं कलर को छोड़ के यदि किसी और कलर में देखा जाए तो उसका काला ही बनेगा। हरा को यदि हम पीला में देखेंगे काला बनेगा, पीला को यदि हम नीला में देखेंगे काला बनेगा, क्योंकि दोनों 2 कलर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। गैल्वेनाइजिंग का मतलब होता है जस्ता का लेप। गैल्वेनाइजेशन किसे कहते हैं? जब लोहे पर जस्ता का लेप चढ़ा जाता है तो गैल्वेनाइजेशन कहलाता है। नमक का रासायनिक नाम क्या है? सोडियम क्लोराइड, NaCl। नमक का रासायनिक नाम सोडियम क्लोराइड, NaCl। सापेक्ष आर्द्रता किससे मापा जाता है? हाइग्रोमीटर से। सापेक्ष आर्द्रता किससे मापा जाता है? हाइग्रोमीटर से। और सापेक्ष घनत्व किससे मापा जाता है? हाइड्रोमीटर से। हाइड्रोमीटर से सापेक्ष घनत्व और आर्द्रता हाइग्रोमीटर। तापमान किसे कहते हैं?
तापमान किससे मापा जाता है? थर्मामीटर से मापा जाता है। तापमान थर्मामीटर से मापा जाता है। और तापमान का पैमाना होता है आपको फ़ारेनहाइट, सेल्सियस, रोमर, केल्विन। इस पैमाने पर हम ताप को मापते हैं और मापने वाला यंत्र है थर्मामीटर। पीतल और कांस्य किस तरह के मिश्रण के उदाहरण हैं? ठोस में ठोस। तांबा, पीतल और कांस्य को यदि हम मिश्रित करेंगे तो यह ठोस में ठोस का मिश्रण हुआ। एक इलेक्ट्रिक केतली में पानी कैसे गर्म होता है? संवहन के द्वारा। एक इलेक्ट्रिक केतली में पानी कैसे गर्म होता है? संवहन के द्वारा। संवहन हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। संवहन ये हुआ जो वो टेम्परेचर पास आउट करेगा। एक अणु में टेम्परेचर पहुंचने के बाद वो अणु ट्रांसफ़र करके दूसरे अणु को देगा, और जब दूसरे को अपना टेम्परेचर मिल जाएगा तो वो तीसरे को देगा। इस तरह से पासिंग करता है एक दूसरे को, वही संवहन कहलाया। तो केतली में पानी गर्म हो जाता है संवहन के कारण। विटामिन B1 का रासायनिक नाम क्या है? थायमिन। विटामिन B1 का रासायनिक नाम क्या है? थायमिन। प्रयोगशाला में तैयार पहला कार्बनिक यौगिक था यूरिया। प्रयोगशाला में तैयार पहला कार्बनिक यौगिक था यूरिया। अभी हाल ही में नैनो यूरिया का खोज किया है, जिसे भारतीय संस्थान इफ्को द्वारा लॉन्च किया गया है, नैनो यूरिया। और पहला कार्बनिक यौगिक था यूरिया, जो प्रयोगशाला में बनाया गया। हम लोग विटामिन का नाम थोड़ा सा देख लेते हैं। विटामिन ए को रेटिनॉल कहा जाता है। विटामिन ए रेटिनॉल या एक्सोरोफाइटॉल भी कहते हैं। विटामिन B1 थायमिन। विटामिन B1 थायमिन। विटामिन B2 राइबोफ्लेविन। विटामिन B2 राइबोफ्लेविन। विटामिन B3 पेंटोथेनिक अम्ल। विटामिन B3 पेंटोथेनिक अम्ल। विटामिन B3 पेंटोथेनिक अम्ल। विटामिन B5 निकोटिनिक अम्ल। विटामिन B5 को निकोटिनिक अम्ल भी कहते हैं। विटामिन B6 पायरिडॉक्सिन। विटामिन B6 पायरिडॉक्सिन। विटामिन B6 पायरिडॉक्सिन। विटामिन B7 बायोटीन। विटामिन B7 बायोटीन। B7 बायोटीन। B7 बायोटीन। B12 साइनोकोबालमिन। B12 साइनोकोबालमिन। B12 साइनोकोबालमिन। सी को एस्कॉर्बिक एसिड कहते हैं। D कैल्सीफेरॉल। D कैल्सीफेरॉल। E टेकोफेरॉल। E टेकोफेरॉल। विटामिन E टेकोफेरॉल। विटामिन K फिलोक्विनिन क्विनोन। विटामिन K फिलोक्विनोन। विटामिन K फिलोक्विनोन। इसे याद करना बहुत ज़रूरी है, बार बार पूछा जाता है एग्जाम में। एक बार और करते हैं। विटामिन ए रेटिनॉल। विटामिन B1 थायमिन। विटामिन B2 राइबोफ्लेविन। विटामिन B3 पेंटोथेनिक अम्ल। विटामिन B5 निकोटिनिक अम्ल। विटामिन B6 पायरिडॉक्सिन। विटामिन B7 बायोटीन। B12 साइनोकोबालमिन। विटामिन C एस्कॉर्बिक एसिड। D कैल्सीफेरॉल। E टेकोफेरॉल। K फिलोक्विनोन। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। बॉक्साइड का अयस्क है एल्युमिनियम। बॉक्साइड अयस्क है एल्युमिनियम का। बॉक्साइड अयस्क है एल्युमिनियम का। मेंडलीव का आवर्त सारणी पर आधारित परमाणु भार। मेंडलीव का आवर्त सारणी जो है परमाणु भार पर आधारित था। मेंडलीव का आवर्त सारणी परमाणु भार पर आधारित था। और मोसले का परमाणु संख्या पर आधारित है। मोसले जो जिसे नवीन आवर्त सारणी भी कहते हैं मोसले, वह है परमाणु संख्या पर, और मेंडलीव का परमाणु भार पर था। कौन सा सामान्य उपकरण अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है? ट्रांसफार्मर। कौन सा सामान्य उपकरण अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है? ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर का वर्क होता है निम्न वोल्टेज को उच्च करना, उच्च वोल्टेज को निम्न करना, दोनों। जहाँ पर दोनों रहेगा वो सही होगा। निम्न को उच्च करना, उच्च को निम्न करना। यह ट्रांसफार्मर AC में अल्टरनेट करंट में उपयोग किया जाता है। संस्पर्श लेंसों को पॉलीविनाइल क्लोराइड से बनाया जाता है। संस्पर्श लेंसों को पॉलीविनाइल क्लोराइड से बनाया जाता है। संस्पर्श लेंसों को पॉलीविनाइल क्लोराइड से बनाया जाता है। किस रासायनिक का उपयोग फोटोग्राफी में करते हैं? सिल्वर ब्रोमाइड का। किस रासायनिक का उपयोग फोटोग्राफी में करते हैं? सिल्वर ब्रोमाइड का। नेक्स्ट है, मार्स गैस में मुख्यतः
CH4 होता है। मार्स गैस का रासायनिक नाम CH4 होता है। मार्स गैस CH4 होता है। मार्स गैस को मीथेन गैस भी कहते हैं। मार्स गैस को मीथेन गैस भी कहते हैं। हीरे में स्थित कार्बन अणुओं के बीच आयनिक आबंध होता है। हीरे में स्थित कार्बन अणुओं के बीच आयनिक आबंध होता है। रक्त को थक्का बनाने में मदद करता है थ्रोम्बोसाइट। रक्त को थक्का बनाने में मदद करता है थ्रोम्बोसाइट। ये तो हो गया एक थ्रोम्बोसाइट रक्त को थक्का बनाने में मदद करता है। विटामिन के की मदद से रक्त का थक्का बनने में विटामिन के मदद करता है। विटामिन के की कमी से रक्त का थक्का बनने में परेशानी होता है। और विटामिन ये रक्त का थप्पा रक्त में थक्का में फाइब्रिनोजिन विटामिन पाया जाता है, प्रोटीन पाया जाता है। फाइब्रिनोजिन रक्त में फाइब्रिनोजिन प्रोटीन पाया जाता है जिससे भी थक्का में मदद मिलता है। विश्व में व्यापक रूप से फैले रोग को कहा जाता है महामारी। विश्व में व्यापक रूप से फैले रोग को महामारी कहा जाता है। RNA का अभिप्राय है राइबोन्यूक्लिक एसिड। RNA का रासायनिक नाम है राइबोन्यूक्लिक एसिड। सोयाबीन में ज़्यादा पाया जाता है प्रोटीन। सोयाबीन में ज़्यादा प्रोटीन पाया जाता है। किसमें त्रिआबंध होता है? N2 में। नाइट्रोजन में त्रिबंध आबंध होता है। N2 नाइट्रोजन में त्रिबंध आबंध होता है। तांबे का प्रतीक Cu होता है। कॉपर का तांबे या कॉपर, Cu से कॉपर। तांबे का प्रतीक Cu। लोहा का Fe, लोहा का Fe, आयरन का Fe। यूरेनियम का U होता है। नाइट्रोजन का N होता है। कार्बन का C होता है। वह ग्रंथि जो ट्रेकिया के निकट है कौन सा है? गल ग्रंथि। वह ग्रंथि जो ट्रेकिया के निकट है कौन सा है? गल ग्रंथि। गल ग्रंथि ट्रेकिया के निकट है। गल ग्रंथि ट्रेकिया के निकट है। जब प्रकाश परावर्तित होता है तब तरंगदैर्घ्य में कोई परिवर्तन नहीं होता है। जब प्रकाश परावर्तित होता है तो तरंगदैर्घ्य में कोई परिवर्तन नहीं होता है। रडार डैश में विद्युत चुम्बकीय तरंगों का उपयोग होता है। रडार में रेडियो तरंग विद्युत चुम्बकीय तरंग का उपयोग होता है। रडार में रेडियो तरंग विद्युत चुम्बकीय तरंग का उपयोग होता है। लाल रक्तकण अस्थिमज्जा में बनते हैं। लाल रक्तकण अस्थिमज्जा में बनते हैं और प्लीहा में इनकी मृत्यु होती है। लाल रक्तकण अस्थिमज्जा में बनता है और प्लीहा में इनकी मृत्यु होती है। वाटर गैस का मिश्रण H2+CO। वाटर गैस का मिश्रण H2+CO। वाटर गैस H2+CO। CO कार्बन मोनोऑक्साइड। शुष्क सेल ड्राई सेल में किस प्रकार का ऊर्जा संग्रहित रहता है? रासायनिक। शुष्क सेल ड्राई सेल में रासायनिक ऊर्जा होता है, संग्रहित रहता है, स्टोर रहता है। शुष्क सेल में रासायनिक ऊर्जा संग्रहित रहता है। विद्युत चूल्हे का तत्व बना होता है नाइक्रोम से। विद्युत चूल्हे का तत्व बना होता है नाइक्रोम से। विद्युत चूल्हा का तत्व बना होता है नाइक्रोम से। इसका प्रतिरोधक क्षमता ज़्यादा होता है इसलिए नाइक्रोम का बना होता है। मायोपिया से ग्रस्त व्यक्ति ऐसी वस्तुओं को नहीं देख सकता जो किसी भी दूरी पर हो। मायोपिया से ग्रसित व्यक्ति को मायोपिया यानी निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष में क्या होता है? निकट की वस्तु तो दिखाई देता है लेकिन दूर की वस्तु दिखाई नहीं देता है। निकट दृष्टि दोष नाम है निकट, यानी निकट का देखेगा, दूर का नहीं देख पाएगा। और इसके निवारण के लिए अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है। इसके निवारण के लिए अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है। निकट दृष्टि दोष नाम क्यों पड़ा? क्योंकि वस्तु से आने वाली किरण रेटिना के आगे सामने ही कट जाती है, इसलिए निकट आके कटती है, इसलिए निकट दृष्टि दोष नाम पड़ा। और दूरदृष्टि दोष जैसे हेट्रोमेट्रोपिया कहते हैं उसको, उसमें क्या होता है? प्रकाश की किरण रेटिना के पीछे जाके कटती है, इसलिए इसका नाम दूरदृष्टि दोष पड़ा। और दूरदृष्टि दोष में क्या होता है? दूर की वस्तु तो दिखाई देगा न, और नज़दीक का नहीं देख पाता है, और उसके लिए उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। जस्ट अपोजिट उत्तल लेंस। दूरदृष्टि दोष उत्तल लेंस और निकट दृष्टि दोष अवतल लेंस, याद रखना। बाहरी पार्थिव स्रोतों से रेडियो उत्सर्जनों का मैपिंग कहलाता है रेडियो मैपिंग। बाहरी पार्थिव स्रोत से रेडियो उत्सर्जनों का मैपिंग कहलाता है रेडियो मैपिंग। एक अश्वशक्ति 746 वाट के समान होता है।
1 हॉर्स पावर 746 वाट के बराबर होता है। 1 हॉर्स पावर 746 वाट के बराबर होता है। चेचक डैश से होने वाली बहुत ही घातक और संक्रामक बीमारी है। चेचक विषाणु से होने वाली सबसे बहुत ही खतरनाक और संक्रामक बीमारी में विषाणु की खोज कौन किया था? इवानुवास्की किया था। सर्वप्रथम विषाणु की खोज इवानुवास्की ने किया था। और यह विषाणु कहाँ पाया गया था? तो तंबाकू में पाया गया था। मोजेक नामक रोग विषाणु के कारण होता है। तो सर्वप्रथम इवानुवास्की ने इसकी खोज की तंबाकू पर। और चेचक का टीका चेचक होता है विषाणु के कारण। यह एक विषाणु जनित रोग है। ध्वनि वेग न्यूनतम स्तर पर होती है वायु में। ध्वनि वेग न्यूनतम स्तर पर होती है वायु में और अधिकतम ठोस में। वायु वेग का न्यूनतम स्तर होता है वायु में और अधिकतम ठोस में होता है। जिंक की एक पतली परत के लेप लगाकर लोहे के जंग से सुरक्षित करने की क्रिया कहलाती है गैल्वेनाइजेशन। जस्तीकरण भी कहते हैं। गैल्वेनाइजेशन भी कहते हैं, जस्तीकरण भी कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। चुंबकीय अभिवाह का SI इकाई होता है वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। चुंबकीय अभिवाह का SI इकाई होता है वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। दोनों बोल सकते हैं। शरीर में रोग प्रतिकार के रूप में कार्यशील रहता है श्वेत रक्त कणिका RBC, WBC श्वेत रक्त व्हाइट ब्लड सेल। इसका जीवन काल होता है 3 से 5 दिन। WBC का जीवन कार्यकाल 3 से 5 दिन और लाल रक्त का 20 से 120 दिन। इसका भी निर्माण अस्थिमज्जा में होता है और प्लीहा में जाकर मृत्यु होता है। रक्तदाब मापने का उपकरण स्फिग्नोमैनोमीटर। रक्तदाब मापने का यंत्र स्फिग्नोमैनोमीटर है। किस पदार्थ के अत्यधिक सेवन से हड्डियां विकृत हो जाती है? फ्लोरीन के अधिक सेवन से हड्डियां विकृत हो जाती है। फ्लोरीन हड्डियां विकृति फ्लोरीन के सेवन से होता है। जो धातु ताप और दाब द्वारा अस्थायी रूप से विरूप हो सकता है उसे ताप सुघट्य कहते हैं। जो धातु ताप और दबाव पर द्वारा अस्थायी रूप से विरूप हो सकता है उसे ताप सुघट्य कहते हैं। कहने का अर्थात यह है जो धातु पर यदि ताप और दबाव दिया जाएगा तो वह उसका रूप बदल जाएगा अस्थायी रूप से, फिर चेंज नहीं होगा, तो इसे ही ताप सुघट्य कहते हैं। न्यूट्रॉन की खोज चैडविक ने किया था। इलेक्ट्रॉन का खोज जे थॉमसन किया था। और इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन प्रोटॉन का गोल्डस्टीन किया हुआ था। पॉजिट्रॉन की खोज पाउली। इलेक्ट्रॉन जे थॉमसन, प्रोटॉन गोल्डस्टीन, न्यूट्रॉन चैडविक। मानव शरीर में स्पाइनल तंत्रिकाओं की जोड़ियों की संख्या है 31। मानव शरीर में स्पाइनल तंत्रिकाओं की जोड़ियों की संख्या 31। इसका हिंदी नाम कशेरुकी में कितने हड्डी होते हैं ये भी पूछ सकता है। 31 जोड़ी। रीढ़ की हड्डी में कितने जोड़े हड्डी होते हैं वो भी कहेगा 31। सभी एक ही हुआ स्पाइनल तंत्रिका। जैव ईंधन उत्पादन प्रयुक्त पादप कौन सा है? जेट्रोपा कार्कास। जैव ईंधन उत्पादन प्रयुक्त पादप कौन सा है? जेट्रोपा कार्कास। अंडों में किस प्रोटीन की अधिकता होती है? एल्बुमिन। अंडा में एल्बुमिन प्रोटीन अधिक होता है। जैव ईंधन उत्पादन प्रयुक्त पादप कौन सा है? जेट्रोपा कार्कास। अंडा में एल्बुमिन प्रोटीन अधिक होता है। ट्रेकोमा नेत्र की एक रोग है। ट्रेकोमा नेत्र का एक रोग है। वसा और तेल रासायनिक रूप से होते हैं
एल्डिहाइड, वसा और तेल। वसा और तेल रासायनिक रूप से होते हैं एल्डिहाइड, 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 वसा और तेल। हिस्टोलॉजी अध्ययन है उत्तकों का, हिस्टोलॉजी उत्तकों का, हिस्टोलॉजी उत्तकों का अध्ययन है, हिस्टोलॉजी उत्तक का अध्ययन है। प्रकाश संश्लेषण में मुक्त की जाती है ऑक्सीजन, प्रकाश संश्लेषण में मुक्त की जाती है ऑक्सीजन। कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करता है, ऑक्सीजन मुक्त करता है। और पत्ती हरी होती है क्लोरोफिल के कारण, पत्ती में मैग्नीशियम पाया जाता है। मनुष्य के कुल रक्त आयतन में डैश प्रतिशत के करीब जीव द्रव्य होते हैं। मनुष्य के कुल रक्त आयतन में 45%, 45% जीव द्रव्य होता है, लगभग 45% जीव द्रव्य होता है कुल रक्त आयतन में। कुल रक्त आयतन में लगभग 45% जीव द्रव्य होता है। किसमें सबसे ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा पाए जाते हैं? मूंगफली में। मूंगफली में सबसे अधिक कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा पाए जाते हैं मूंगफली में। बैरोमीटर से वायुमंडलीय दाब मापते हैं, बैरोमीटर से वायुमंडलीय दाब मापते हैं, बैरोमीटर से वायुमंडलीय दाब मापते हैं। तो आज SPD साइंस में इतना ही, और भी आपके लिए वीडियो डाला गया है, आप उसे भी देख सकते हैं और अपने तैयारी को और बेहतर कर सकते हैं। मैं तो यही कहूँगा, यदि आप तैयारी से जुड़े हुए हैं तो डेली आप एक निश्चित शेड्यूल को फॉलो कीजिए और आगे बढ़ते जाइए हर एक टॉपिक से। इसके लिए इसमें आपकी मैं मदद कर सकता हूँ। मैं डेली आपके लिए 5 से 6 टॉपिक पर वीडियो बना के डालूँगा, आप उसकी तैयारी कीजिए, आपका तैयारी कुछ दिनों में और बेहतर हो जाएगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।